में आए सुने भाई। Hi friends, I'm KB Gupta on KB Gupta Live. Friends, जब से मैंने अपनी ऑडियो बुक यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर अपने इस चैनल पे अपलोड की है, आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया है। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि इसके पीछे मेलोडियस वॉइस किसकी है, तो मैंने सोचा कि बजाय नाम बताने के आज आपको उस मेलोडियस वॉइस वाली महिला से ही मिलवा देता हूँ। फ्रेंड्स, इनकी आवाज़ ही मेलोडियस नहीं है, ये एक बहुत बोल्ड और स्ट्रॉन्ग विल पावर वाली महिला है। इन्होंने कैंसर से 3 बार लड़ाई की है। अभी पिछले 1 साल से ये तीसरी बार कैंसर से लड़ाई लड़ रही हैं। सो प्लीज वेलकम मृदुलिका गुप्ता। मृदुलिका जी, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। और आपने जो इतने अच्छे वर्ड्स के साथ, इतने मोटिवेशनल वर्ड्स के साथ मेरा वेलकम किया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और सबसे बड़ी बात जो आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, अपनी बुक यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ कि मेरी आवाज बहुत से लोगों तक आपने पहुंचाई है और मुझे भी मोटिवेट किया है। इस बुक को आवाज देते देते मैंने भी देखा और समझा कि कितनी सिंपल लैंग्वेज में आपने इतनी बड़ी बातें बोली हैं कि अगर कोई इस बुक को फॉलो करेगा सीरियसली तो उसका बिजनेस तो जरूर सक्सेसफुल होगा ही होगा, उसकी लाइफ में भी बहुत चेंजेस आएंगे। मेरी खुद लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं आपके इस बुक को पढ़ के। तो थैंक यू फॉर दिस इंस्पिरेशनल बुक। थैंक यू मृदुलिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बुक को इतना प्रेज करने का। अब सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले अपने कैंसर का कब और कैसे पता लगा? आपका क्वेश्चन कि मेरे को सबसे पहले कैसे पता लगा, मेरे गिफ्ट से। आप सबको आश्चर्य हो रहा होगा कि मेरे गिफ्ट से, गिफ्ट में क्या ऐसा था जिससे मुझे पता लगा कि कैंसर हुआ है। 17 अप्रैल 2014 को मेरा 50th बर्थडे था और मेरे हस्बैंड ने मुझे एक गिफ्ट दिया जो कि मेरे लिए खुद के लिए एक सरप्राइज था। 2 महीने पहले एक्सरसाइज करते हुए मुझे अपने राइट ब्रेस्ट में कुछ एक गांठ सी नजर आई, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये कुछ ऐसा है। तो उन्होंने भी चेक करा, बोले ठीक है देख लो एक दिन और हम कल चलते हैं। अगले दिन वो गांठ मुझे नहीं नजर आई और तो मैं भूल गई उसको, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं भूले, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था। ऐसे मैं जान नहीं रही थी, डर भी लगता है। 17 अप्रैल को मेरा 50th बर्थडे था और सभी रिलेटिव्स आए हुए थे, फ्रेंड्स थे, खूब एंजॉय कर रहे हैं हमने। अब आया 18 अप्रैल, अब थी सारे गिफ्ट्स ओपन करने की बारी। तो सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड का ही गिफ्ट ओपन करा, देखूं क्या सरप्राइज गिफ्ट इन्होंने मुझे दिया है। तो उसमें था फुल बॉडी चेकअप। सब हैरान कि ये क्या दिया। तब उन्होंने बोला नहीं तुम जाओ, आज का ही टाइम है। तो मैं अपनी छोटी भाभी के साथ वहां पर गई एनएम में और वहां पे मेरा चेकअप स्टार्ट हुआ। उसमें मेमोग्राफी हुई और उसके बाद डॉक्टर ने कुछ आपस में बात करके फिर सोनोग्राफी के लिए लेके गए। सोनोग्राफी की जो स्क्रीन थी जिसमें वो सब दिखता था बहुत बड़ी थी, उसमें मुझे कुछ ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स नजर आए। तो मैंने डॉक्टर से ये पूछा कि ये क्या है। डॉक्टर बोले कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जैसे उन्होंने बोला तो मेरे मन में कुछ शंका सी हुई, तो बट मैं चुपचाप लेटी रही, वो चेक करते रहे। बाद में पूछा कि किसके साथ आए हो, तो मैंने बता दिया कि छोटी भाभी है। तो उन्होंने, डॉक्टर ने मुझे ही बताया कि तुम्हारे ब्रेस्ट में जो ये सेल्स हैं ये मैलिग्नेंट हैं, जो तुम्हारे ये सेल्स दिख रहे थे ब्लैक ब्लैक, ये मैलिग्नेंट हैं।
टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे मैलिग्नेंट का मतलब नहीं मालूम था, बट उनके हाव भाव को देखकर मैं थोड़ा घबराते हुए उनसे पूछा, क्या ये कैंसरस है? तो उन्होंने हाँ में सर हिलाया। मैं एकदम सदमे में आ गई और समझ नहीं आया कि क्या करूं। हाथ पैर ठंडे हो गए और एकदम नर्वस हो गई कि क्या करें। ऐसे ही चुपचाप मैं बाहर आके अपनी भाभी के साथ बैठ गई, लेकिन पूछते रहे वो, पर मेरा चेहरा देख के वो भी घबरा गए। इतने में डॉक्टर बाहर आई तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। तब उन्होंने बताया कैंसर हुआ है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, अब सब चीज का इलाज है। उसके बाद जैसे मैंने उनकी तरफ देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे। मैं एकदम अपने शौक से बाहर आई, अपने सदमे को जो मुझे लगा था उससे बाहर आई। मैंने कहा ये तो अभी ये मेरे पास है, घर जाऊंगी तो सबकी आंखों में आंसू होंगे। इतना चलते चलते घर पहुंचते पहुंचते तक मैंने अपने आप को प्रिपेयर करा और सोचा कि 19 को मेरे छोटे बेटे शांतनु का बर्थडे था, तो उसके बाद ही मैं 20 तारीख को बताऊंगी, जिससे सबका मूड खराब था। लेकिन घर पहुंचते पहुंचते ही मेरे हस्बैंड का फोन आ गया कि क्या बताया। तब ब्रदर ने बता दिया ऐसा ऐसा हुआ है, कैंसर डायग्नोज हुआ है, आगे के कुछ टेस्ट और करने हैं। फिर ये तुरंत घर पर आ गए। उस दिन की कोई बोर्ड मीटिंग थी तो तुरंत घर पर आ गए बीच में ही, और फिर हुई डॉक्टर की सर्च। लेकिन अगले दिन हमने उसका बर्थडे भी अच्छे से सेलिब्रेट करा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई दुखी रहे। कोई, सबके अंदर तो तूफान चल रहा था, लेकिन ऊपर से सब मुझे देख के सब में हिम्मत आ रही थी कि मम्मी घबराई नहीं है तो हम भी नहीं घबराए। ऐसा 19 को हमने बेटे का बर्थडे अच्छे से मनाया और सभी मुझे देख के अपने आप में अंदर हिम्मत लेके आ रहे थे कि अगर हम कुछ डिप्रेस हुए तो मम्मी और ज्यादा डिप्रेस हो जाएगी। सबसे पहले हमने डॉक्टर का सर्च करा तो ब्रीच कैंडी में डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बोला कि आपका राइट ब्रेस्ट पूरा रिमूव करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम मेरी आंखों में आंसू आए थे। एकदम घबरा गई कि क्या मेरे एक बॉडी का पार्ट कट जाएगा। तो डॉक्टर से बाहर आने के बाद, चेकअप कराने के बाद, जब मैं बैठी रो रही थी, मेरे हस्बैंड आए। उन्होंने अपने हाथ से मेरे आंसू पोंछे और बोले यू आर ए ब्रेव गर्ल, तुम तो बहुत हिम्मती हो। जबकि उनकी खुद की आंखों में आंसू भर रहे थे। हम दोनों ने एक दूसरे को संभाला ताकि हम अपने बच्चों को संभाल सकें, अपने फैमिली मेंबर्स को संभाल सकें कि कुछ नहीं है। जैसे हमारे घर में कचरा आ जाता है तो हम झाड़ू लगा के साफ करते हैं, ऐसे ही मैंने सोचा मन में कि अब मेरे बॉडी में कचरा यानी ट्यूमर आ गया है, इसका डॉक्टर ऑपरेट कर देंगे और निकल जाएगा। ऐसा ही मन में सोच के घर गए हम और बताया। लेकिन इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले एक राय ली जाती है। मेरे देवर ने मेरे हस्बैंड को बताया कि आप एक सेकंड ओपिनियन क्यों नहीं लेते भैया, टाटा में जाकर एक सेकंड ओपिनियन लीजिए। उनके कहने पर हम एक सेकंड ओपिनियन के लिए टाटा में गए। वहां पे डॉक्टर की उंगलियां इतनी अच्छी, जैसे बायोप्सी उन्होंने कर दी हो, तुरंत बता दिया कि ऐसा है, इस स्टेज का है। हमने क्योंकि जल्दी डायग्नोज कर लिया था तो मेरा स्टेज सेकंड था, और इतने आराम से कंसोल करा उन्होंने कि जो मन की इतनी बड़ी घबराहट थी, क्या होगा कैसे होगा, वो एकदम शांत हो गई। मतलब एक हौसला आ गया कि हाँ अब तो मैं जीत कर ही वापस बाहर आऊंगी। 8 मई 2014 को मेरे ऑपरेशन की डेट मिली तो तैयार होके हम सब जा रहे थे। वैसे ही सभी रिलेटिव्स साथ में थे, सभी मेरी फैमिली मेंबर्स सारे साथ में थे। तो हम लोग गए, वहां पे गए ऑपरेशन के लिए। तो तैयार हो रही थी
तो बेटा, मेरा बड़ा बेटा बोला, मम्मी आप तो ऐसे तैयार हो रहे हो जैसे पिक्चर देखने जा रहे हो। तो मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा यस बेटा, ये मेरी लाइफ की नई पिक्चर स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए तो अच्छे से तैयार होके जाना चाहिए ना। जब उसको फेस करेंगे तो अच्छे से फेस करेंगे। वहां पे गए तो सिस्टर भी पूछे कि यहाँ पे पेशेंट कौन है, तो मैंने हाथ उठा के, आई एम ए पेशेंट। वो देख के मुझे मुस्कुराई और उसने टैग बांधा, हाथ में टैग बांधते हैं ना एडमिशन के टाइम पे, तो टैग बांधा, बोली नाउ यू आर ए पेशेंट। तो उसके बाद मेरा ऑपरेशन हो गया, बहुत अच्छे से ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर्स बहुत ही काबिल है टाटा के। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम घर पर आ गए। उन्होंने कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह बताई, थोड़ा हमारे को मोटिवेट करने के लिए कुछ अफर्मेशंस वगैरह बुलवाई। बहुत सारे लोग थे वहाँ पर। और फिर हुआ हमारी, सॉरी मृदुलिका जी, मैं आपको बीच में टोकना चाह रहा हूँ। अभी आप वीडियो शुरू होने से पहले कुछ अपनी बायोप्सी की बात बता रही थी, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगी। तो क्या आप दर्शकों को अपने बायोप्सी का एक्सपीरियंस बताना चाहेंगी? हाँ यस, अच्छा आपने याद दिलाया, क्योंकि ऑपरेशन से पहले डॉक्टर एक बार फिर से कंफर्म करना चाहते थे कि ये मैलिग्नेंट है कि नहीं है। तो उन्होंने एक बार और बायोप्सी करी के लिए टाइम दिया। तो हम उस रूम में गए, वहां पे वेटिंग एरिया में बहुत सारी लेडीज बैठी हुई थी। तो उसमें ये था कि एक लेडी व्हील चेयर पे बैठे बैठे रोई जा रही थी। तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि अंदर खुद की भी घबराहट थी, कि आपको क्यों रो रहे हो, पेन हो रहा है? बोले नहीं, मुझे कैंसर है। मैंने कहा यहाँ पे तो हम सभी को कैंसर है, और कंफर्म करने के लिए डॉक्टर ने इधर बायोप्सी के लिए भेजा है, तो आप घबराइए मत। तो मेरा नंबर आ गया, मैं अंदर गई, उन्होंने कुछ पीस लिया और मैं 5 मिनट में बाहर आ गई। दर्द हुआ थोड़ा, लेकिन फिर भी स्माइलिंग फेस के साथ वापस बाहर आ गई। जब बाहर आके उसने देखा कि ये तो बहुत स्माइल करते हुए आए, तो बोले हो गया? मैंने कहा हाँ हो गया, कोई डरने की बात नहीं है। तो बड़ी उसको हिम्मत आई, उसका रोना बंद हो गया। और वहां पे जितनी लेडीज बैठी थी, सबने क्लैपिंग करके बोला थैंक यू सो मच, तुमने इतनी हमारे को मोटिवेट किया है कि अब हम सब के सब आराम से अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो ये इंसिडेंट मुझे कभी नहीं भूलता, और मैं इसी कोशिश में रहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर सकूं, कि जिससे वो किसी भी चीज़ से ना घबराए। तो आपका सर्जरी होने के बाद क्या स्टेप्स हुए, आप जरा हमें बताएंगी? सर्जरी के बाद हमारी असली जंग शुरू हुई। पहले तो केवल हम मानसिक तौर से गुजर रहे थे, मानसिक तनाव से गुजर रहे थे कि कैसे होगा, क्या होगा। अब हमारे मानसिक तनाव के साथ साथ शारीरिक जंग भी थी। डॉक्टर ने 6 कीमो 21 रेडिएशंस बताए थे। कीमो यानी बहुत ही तकलीफ दे दौर था वो। जैसे बचपन में हमारे को अच्छे काम करने के लिए हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे कि हम गलत काम करेंगे तो हमारे को नरक में जाना होगा, और वहां पे कांटों पे चलना होगा, गरम भट्टी में झुलसना होगा। ये सब कुछ कीमो में हुआ। यहीं पे सभी यही कहते हैं ना, स्वर्ग और नर्क यहीं पर है। तो मेरे को स्वर्ग और नर्क दोनों ही मिल गए सेम टाइम पर। स्वर्ग मिला मेरी फैमिली, इनक्रेडिबल फैमिली दोनों तरफ की, मेरे ससुराल पक्ष, मेरा मायका पक्ष, और मेरे हस्बैंड जो इतने केयरिंग, मेरे दोनों बच्चे, और अब तो हमारे साथ हमारी बहू रानी भी है। तो तब तो सब मतलब स्वर्ग मेरे को मिल गया, और बहुत सी अच्छी फ्रेंड्स जिन्होंने उस वक्त मेरा मॉरल अप रखा। तो और नर्क मिला मुझे कीमो की दवाई लेके। तो उसमें मैं सब कुछ झेल रही थी, गरम एकदम फुल ऑन एसी कर रखा था, तो भी गर्मी लगती, वोमिट होती, कांटे से चुभते रहते, कोई टेस्ट नहीं। अभी दोबारा वो सब याद करके घबराहट होती है। ऐसा होता है कि कहाँ गुजरे हैं वो दिन। बाय द गॉड्स ग्रेस
अब मैं ठीक ठाक हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। तो 6 कीमो हुए। जब तक पहला कीमो का असर खत्म होने लगता तो दूसरा कीमो आ जाता, और इम्यूनिटी इतनी कम होती जाती थी कि आप ज्यादा लोगों से मिल भी नहीं सकते। तो मतलब एक तरह से ऐसा हो गया था कि आप घर में ही हो, बाहर कहीं नहीं जा सकते, और उन सब चीजों को झेलना है। और इसमें पूरे मैं बार बार यही बोलूंगी कि मेरी फैमिली ने मेरे को जो सपोर्ट दिया है, और मैं उम्मीद करती हूँ जो सुन रहे हैं, अगर भगवान ना करे उनके घर में कोई ऐसी सिचुएशन आए, लेकिन है तो जो पेशेंट को फैमिली जितना सपोर्ट करेगी उतना उसका मोरल अप होता जाएगा। तो इस तरह से मेरे पहले 6 कीमो हुए, फिर 21 रेडिएशन पर डेली मेरे जाना ख्याल में पड़ता आपके एक कीमो के दौरान एक बहुत ही दर्दनाक एक्सपीरियंस हुआ, वो आप शेयर करना चाहेंगे व्यूअर्स के साथ में? अगर आप कंफर्टेबल लगे, अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, ये बताने वाली बात भी है, क्योंकि कई बार जो जिनको कैंसर हुआ होता है, कई बार इतने पेशेंट होते हैं, डॉक्टर कई बार भूल भी जाते हैं कुछ भी, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। बट और हमें भी नहीं नॉलेज होती है। तो हम 3rd कीमो के बाद मेरे को बुखार चढ़ गया, फीवर हो गया। तो हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में हमने उधर 4 घंटे वेट करा। 4 घंटे वेट करा। जब डॉक्टर आए तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला, आपको पता नहीं कीमो में बुखार नहीं होने देना होता, आप सुबह ओपीडी में क्यों नहीं लेके आए? तो इन्होंने बोला, सर मैं तो 4 घंटे से इधर बैठा हूँ इनको लेके, लेकिन ऑपरेशन चल रहा था तो आप भी नहीं आ पाए। तो और डॉक्टर ने फिर बहुत जोर की इनको गुस्सा करा, कहता कुछ भी हो सकता था, ये मर भी सकती थी। एकदम जब सुना तो बेटों के पैर से, इनके पैर से जमीन खिसक गई। मतलब मैं खुद भी देख समझ सक रही थी कि क्या हुआ इन लोगों के चेहरे पे। मेरा तो जो होना है वो हो ही रहा था। बुखार में मेरे अंदर एक तो कीमो की गर्मी और एक तो बुखार की गर्मी मेरी सुध-बुध जैसे जाती जा रही थी। फिर वहां पर रूम मिलने मुश्किल हो गए, जर्नल वार्ड में, फिर किसी तरह कर करा के प्राइवेट वार्ड करा। 9 दिन वहां पर निकाले, लेकिन मेरे मन में ये था कि मैं जीत कर वापस आऊंगी, क्योंकि जब भी आंखें बंद करती थी तो मैं यही देखती थी कि किसकी मुस्कुराहट मेरे लिए मायने रखती है, किसकी आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकती। तो मेरी पूरी फैमिली मेरे सामने आती थी, पूरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे देवर, नंदे, दरानी, भाई बहन, भाभी, और मेरी 70 साल की बूढ़ी माँ। सबके चेहरे ऐसे आंखों के सामने पिक्चर के जैसे जाते थे कि नहीं, मेरे को इन सब के लिए वापस बाहर आना है। और मैं एकदम सही होके, उन दिनों गणपति जी का उत्सव चल रहा था, लाल बाग के राजा पास में ही थे, तो बस मैं यही प्रेयर करती कि मुझे अपने बच्चों के पास वापस जाना है, मुझे अपने बच्चों के पास वापस जाना है। तो मैं ठीक होके आ गई। उसके लिए कीमो हुआ, फिर 6 कीमो खत्म होने के बाद 21 दिन का रेडिएशन स्टार्ट होना था। तो रेडिएशन के लिए हमने कोकिलाबेन को में जाना, डॉक्टर से पूछ के कोकिलाबेन में जाने का सोचा, क्योंकि टाटा में हम सुबह 7:30-8 बजे से बैठे होते थे, डॉक्टर कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे, या केवल साइन कर देंगे, हमारे जो इतने सारे क्वेश्चंस हैं उनका जवाब कौन देगा, और जो हम फील कर रहे हैं हम किस तरह उनको डिस्क्राइब करें, क्योंकि कई बार हम फैमिली मेंबर्स को भी नहीं बता सकते कि वो कहीं वो उदास ना हो जाए, कहीं वो दुखी ना हो, इसलिए कई बार उनको भी नहीं बताते, कभी बताते हैं। तो कुछ पता नहीं था। फिर हमने कोकिलाबेन, क्योंकि रोज जानना था, कोकिलाबेन का सोचा, और 21 दिन कोकिलाबेन से हमने रेडिएशन कराया। उसके बाद डॉक्टर ने बोला, नाउ यू आर ऑल राइट। लेकिन रेडिएशन में ऐसा कुछ ऊपर से कोई तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन अंदर वीकनेस बहुत आती थी, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती थी। तो मेरे राइट हैंड में लिम्फ नोड निकाल दिए गए थे ऑपरेशन के टाइम पर, तो हाथ में पेन भी बहुत रहने लग गया था। तो डॉक्टर बोले कि ये रेडिएशन की वजह से है, क्योंकि कभी हाई देनी पड़ती थी, कभी कैसा, वो डॉक्टर्स
भी मेडिकल उसमें बता सकते हैं। तो 2 साल तक वो पेन रहा। फिर पूना मेरे हस्बैंड की ट्रांसफर हो गई, तो वहां पर एक डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी। उस मेडिसिन से 2 साल के बाद वो जाके पेन खत्म हुआ। नहीं तो मेरे मतलब चीख निकलती थी, इतनी तेज पेन होता था। यहाँ पर मैं एक चीज आप लोग को बताना चाहूंगी कि मैं आपको किसी तरह डरा नहीं रही हूँ कि कीमो में इतना सब कुछ फेस करा या रेडिएशन में ऐसा हो रहा है। मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ कि जिनको इसकी जरूरत है वो यूज करें इसको। कहीं इधर उधर कैंसर वाले पेशेंट या कोई भी क्रॉनिक पेशेंट्स हैं, वो इधर उधर बाबाओं के चक्कर में, भस्म और पूजा पाठ के चक्कर में नहीं लगे। सीधा मेडिकल साइंस पर आए, सीधा हॉस्पिटल में आए। यहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं, हम और उनकी राय लें और जैसा जैसा वो कहें वैसा वैसा करें, तभी वो इस मुसीबत से बाहर निकल के आएंगे। और अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखें। बस मैं इसीलिए कीमो के बारे में बताया, नहीं तो आज तक मैं बोलती नहीं थी कि कहीं कोई लोग गलत सोच के अपनी ट्रीटमेंट से बाहर ना आए। लेकिन ये उनके लिए जानना जरूरी है कि हमें सही जगह पर ट्रीटमेंट लेना भी उतना ही जरूरी है। मृदुलिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बहुत ही दर्द भरी कहानी हम लोगों के साथ शेयर की। मुझे मालूम है कि आप इस कहानी को लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी, और मैं बहुत ही कई सालों तक मेरे बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद आप इस बात के लिए तैयार हुई हैं, और मैं आपकी बोल्डनेस की दाद देता हूं। मुझे पक्का विश्वास है कि दर्शकों को ये कहानी न केवल सच्चाई से अवगत कराएगी बल्कि उसे फेस करने के लिए मोटिवेट भी करेगी। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको दूसरी बार अपने कैंसर का कब और कैसे पता लगा? जैसे मैंने बताया, मेरे रेडिएशंस वगैरह खत्म हो गए और फॉलोअप के लिए डॉक्टर्स ने बोला पहले 3-3 महीने के बाद, फिर 6 महीने के बाद, फिर साल के बाद। जब उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल ठीक हो, यानी 2018 में बोला कि अब आप बिल्कुल ठीक हो, एकदम परफेक्ट, अब आप 1 साल के बाद फॉलोअप के लिए आना। मेरे तो जैसे पंख लग गए हों पैरों में। और दूसरी खुशी मिल गई कि मेरे छोटे बेटे की शादी फिक्स हो गई थी। तो मेरे को तो जैसे पूरा जहान मिल गया। इधर डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया कि यू आर परफेक्टली ऑल राइट, उधर बेटे की शादी हो गई, जो कि एक माँ का सपना होता है कि उसके लिए जोड़े खरीदे, सेहरा लेके आए। तो हम लोग शॉपिंग में देखना चालू ही करा था कि फिर एक दिन मुझे ऐसा लगा गांठ लगी। यहाँ मैं आपको सब लोगों को एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि डॉक्टर ने जब फर्स्ट मेरा कैंसर का स्टार्ट हुआ था, तो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि अपना चेकअप कैसे करना है। तो सेल्फ चेकअप, जो कि हम आमतौर पे लोग नहीं बताते, कुछ तो शर्म के मारे नहीं करते हैं, कुछ हम लोगों को इस तरह का ब्रॉटअप किया जाता है कि ये सब ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो डॉक्टर बताते हैं कि अपना सेल्फ चेकअप जरूर करिए। जो गर्ल्स या लेडीज जिनके अभी मेनोपॉज नहीं हुआ है, वो अपनी डेट के 10th डे पर अपना सेल्फ चेकअप करें, जिससे कि आपका जीवन सुरक्षित रह सके। और जिनको मेनोपॉज हो गया है, वो अपना महीने में कोई भी एक दिन जो उनको याद रहे, वो दिन चूज कर लें और उस पर अपना सेल्फ चेकअप करें। तो वो ही मैंने अपनी आदत डाल ली थी, और उसी सेल्फ चेकअप की वजह से मुझे दूसरे गांठ का पता लगा, जो कि लेफ्ट साइड पर हुआ था। और मैंने तुरंत हस्बैंड को बोला, हस्बैंड ने तुरंत डॉक्टर से बात करी, अपॉइंटमेंट ली। अपॉइंटमेंट लेनी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन टाटा में डॉक्टर चितकारा ने बहुत हेल्प करी, और डॉक्टर एस गुप्ता के अंडर मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। तो उनके साथ अपॉइंटमेंट वगैरह लेके हमने तुरंत सारे टेस्ट वगैरह हुए, और विद इन 14 डेज के अंदर मेरा
8 मई, सेम 8 मई को मेरा फिर ऑपरेशन हुआ। और 2019 की बात बताई। और इसी चक्कर में हमें अपने बेटे की शादी भी पोस्टपोन करनी पड़ी। फिर वही सर्कल, ऑपरेशन हुआ, कीमो हुए 6, फिर 21 रेडिएशंस हुए। तो वही सारा तकलीफ वापस से भुगतनी। लेकिन अब की बार मेरे पास एक मोटिव था। पहले मोटिव था कि मेरी फैमिली के लिए वापस आना है, लेकिन अब था मेरे को मेरे बेटे की शादी एंजॉय करनी है। मुझे पता था कि मेरे बाल नहीं है, कैसी लगूंगी मैं, लेकिन कोई बात नहीं, पर मुझे मेरे बेटे की शादी एंजॉय करनी है, फुल ऑन डांस करना है। तो मैं बहुत, क्योंकि पहले की वीकनेस भी मेरी काफी थी और अब ये दोबारा, तो मुश्किल हो रहा था, लेकिन अपने मन में ठान लिया तो ठान लिया। और सही मायनों में मैंने अपने बेटे की शादी, जो कि हमारे को पोस्टपोन करनी पड़ी थी, एंजॉय करी। और अपने आप को, अपनी फैमिली को, हम एक दूसरे को सब, मतलब हम पूरी फैमिली, चाहे वो मेरे पास में थे, चाहे वो मेरे से दूर थे, सब, और मेरी फ्रेंड्स, सब ब्लेसिंग्स भेजते थे। मैंने पूरे दिल, दोनों हाथ खोल के, अपना दिल खोल के उनकी ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कर रही थी कि, और उनको थैंक यू बोलती जा रही थी हर वक्त। मतलब आपको ग्रेटिट्यूड का फीलिंग होना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए कि जो आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, उससे बड़ी तो कुछ चीज हो नहीं सकती, ना रुपया, ना पैसा, ना धन दौलत, कुछ नहीं। ब्लेसिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो उसके लिए अपना दिल खुला रखना चाहिए। यही मेरा तो सेकंड में बस, वो बेटे की खुशी, शादी की खुशी में वो कैसे मैंने सब कुछ झेल लिया, वो मुझे भी नहीं पता चला। तो इसलिए एक, जब भी आपको ऐसे फेस करना हो तो आगे एक लक्ष्य बना के रखिए कि किसके लिए आपको करना है, तो आपका सफर कैसे निकलेगा आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन सेकंड टाइम कीमो में आपको, लास्ट कीमो में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, आपने मुझे बताया था। वो लास्ट कीमो में जो, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम जो कीमो हुआ, वो मेडिसिन दोबारा नहीं दे सकते थे, क्योंकि अब की बार लेफ्ट साइड में हुआ था। डॉक्टर बोले कि वो हार्ट के पास है, तो वो हम दोबारा नहीं दे सकते, वो बॉडी झेल नहीं पाएगी। तो उन्होंने दूसरी मेडिसिन दी थी कीमो के लिए। और 5 बहुत अच्छे से हो गए कीमो। और 6 में आधा कीमो खत्म होते होते मेरे को बहुत जबरदस्त उस दवाई का रिएक्शन हुआ। वो तो ऑन द स्पॉट डॉक्टर और नर्सेस ने एकदम डिसीजन लिया, इंजेक्शंस लगाए, रिएक्शन जो हुआ उसके, और फिर मेरे को तुरंत आईसीयू में लेके गए। अगर थोड़ी भी देर हो जाती उनके सोचने में, तब मैं कोकिला बहन में थी। कीमो जो मेरी सेकंड टाइम हुई वो कोकिला बहन में थी। तो डॉक्टर ने इतनी फास्ट डिसीजन लिया, अगर थोड़ी देर होती तो फिर कुछ भी हो सकता था। तो बट गॉड ग्रेस, और मैं सही सलामत 2-3 दिन में घर आ गई। लेकिन आपको 2 बार कैंसर हुआ, तो मैंने सुना है कि जब बार बार कैंसर होता है तो डॉक्टर लोग जेनेटिक टेस्टिंग एडवाइस करते हैं, तो आपको क्या जेनेटिक टेस्टिंग का एडवाइस किया गया? हाँ, जेनेटिक टेस्टिंग उन्होंने कराया। तो हमने पूछा था कि आपने पहली बार क्यों नहीं कराया, तो हमारे को पता लग जाता। तो डॉक्टर बोले तब ऐसा नहीं लगा था, जबकि आपका टाइप TNBC था, पर लास्ट चेकअप तक आपका बिल्कुल ठीक था। अब उन्होंने जेनेटिक टेस्टिंग कराया। जेनेटिक टेस्ट में मेरा BRCA1 आया। BRCA1 ऐसा होता है कि जो ब्रेस्ट पर और ओवरीज पर इफेक्ट करता है। तो ब्रेस्ट तो मेरा हो गए थे दोनों, राइट लेफ्ट दोनों ब्रेस्ट में से लम्स निकल गए थे, लिम्फ नोड को भी निकाल दिया था। और अब उसका इफेक्ट ओवरीज पर होता है, जो अंदर थी, पता नहीं लगता कि उसमें गांठ कब हुई, कैसे हुई, पता भी नहीं लगता। तो डॉक्टर ने सजेस्ट करा कि आप अपनी ओवरीज और फैलोपियन ट्यूब्स वगैरह सब रिमूव करा दो। तो सोचा चले ठीक है, जहाँ ये झेला है वो भी झेलेंगे। तो बेटे की शादी के बाद हमने वो कराने की सोची। जब हम सारे टेस्ट करा के गए, इतने में ही कोविड आ गया, और उसके बाद फिर थोड़ा हमारे को 2 साल के लिए रुकना पड़ा। पर जैसे ही कोविड खत्म हुआ तो फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा ये था कि हम ये ओवरीज का ऑपरेशन कराएं।
और वो केवल गायनो अंको कर सकता है, केवल गायनाकोलॉजिस्ट नहीं, गायनो जो ऑन्कोलॉजिस्ट भी हो और गायनाकोलॉजिस्ट भी हो। तो वो डॉक्टर थे हिंदुजा में, और उन्होंने मेरा ऑपरेशन करा, तो उन्होंने साथ में यूट्रस भी रिमूव कर दिया कि जिससे आगे कोई भी परेशानी ना हो, और साथ ही साथ उन्होंने बायोप्सी भी करी। तो उन्होंने कहा कि आप तो एकदम अब ठीक हो, अब कोई चिंता की बात नहीं, लिव योर ओन लाइफ। मैं फिर से बहुत खुश कि चलो अब तो बहुत है, और मैं एक नेटवर्कर हूँ, तो मैं ट्रेनिंग्स लेती और ट्रेनिंग्स देती, मेरे में खुद में बहुत चेंजेस आए, क्योंकि ये जर्नी में, पूरी जर्नी में मैंने अपने आप को बहुत टटोला कि मैं किस डगर पर चल रही हूँ, क्या मेरा अस्तित्व है, और अब इसके बाद मैं क्या करूँगी। तो ऐसा सोचते हुए मैंने बहुत सारी चीजें करी। एक तो मन में आया कि मैं लोगों को मोटिवेट करूंगी, और मैंने करा भी। बहुत से कैंसर पेशेंट्स, कोविड पेशेंट्स मेरे को फोन करके पूछते थे, उनको मैं मोटिवेट भी करती थी जितनी मेरे से कोशिश होती थी। आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट आई एम ए ह्यूमन बीइंग, और जो मैंने फेस कर रखा है उसको मैंने उन लोगों के साथ उनको मोटिवेट करने के लिए करा। वाओ मृदुला जी, हैपिंग टू यू फॉर फेसिंग कैंसर 2 times। और मैं अब ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आपको तीसरी बार कैंसर का कब और कैसे पता लगा। ये मैंने जैसे आपको अभी बताया कि मेरा सब ये ओवरीज, यूट्रस फुल रिमूव कर ही दिया था। उसके बाद में बहुत अच्छी अपनी जिंदगी जी रही थी, घूम रहे थे, फिर रहे थे, अपना मतलब सब हो रहा था। इन द मीन उसी टाइम मतलब मेरा सितंबर में सेकेंड डोज का कोविड का लगने का टाइम आया, सेकेंड डोज लगने का टाइम आ गया। सितंबर which year? 2021। Yes. 2021 में सेकेंड डोज मेरे को लगी सितंबर में, और उसके बाद मुझे फीवर नहीं आया। पहली बार तो जस्ट फीवर आया, डोलो 650 ली और एक दिन में ठीक हो गया। अब की बार बारी बारी चढ़ता जा रहा था, 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 10 दिन हो गए, उतर जाता, खाते उतर जाता और फिर हो जाता। तो मेरी ननद बोली, भाभी आप दिखाते क्यों नहीं, इतने दिन तक तो फीवर रहना नहीं चाहिए। तो फिर हमने कहा ठीक है कल दिखाते हैं। इससे पहले कि हम डॉक्टर को दिखाते मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, वोमिटिंग, कुछ भी नहीं बचता था। इवन मैं पानी का एक बूंद भी जाता मेरे मुंह में तो वो भी बाहर निकलने लगा। तो पहले दिन तो ऐसा लगा कि पहले 2-1 दिन तो कि शायद कोई हैवी खा लिया या ज्यादा खा लिया। धीरे धीरे मेरे हाथ की जो राइट हैंड की जो ग्रिप है वो भी थोड़ी कम होती गई, पैर में भी ऐसे लगा कि थोड़ा सा। तो हस्बैंड ने अगले दिन का टाइम लिया, मतलब ये इस प्रोसेस में पूरा 7-8 दिन निकल गए। हम नीचे अपने डॉक्टर को दिखा रहे थे, उन्होंने बोला बीपी का रेगुलर चेकअप करो, रेगुलर लिख के रखा। तो अगले दिन हमने ओपीडी में जाना था, लेकिन उससे पहले ही शाम को बहुत तेज रिब्स में दर्द हुआ, हड्डियों में मेरे बहुत तेज दर्द हुआ कि सहा नहीं गया। फर्स्ट टाइम मैं स्ट्रेचर पर लेट कर एम्बुलेंस में कोकिलाबेन हॉस्पिटल गई। हमें पता नहीं था, वैसे तो नॉर्मली मेरा पूरा इलाज टाटा में हुआ है, लेकिन हम तो उधर बीपी के लिए गए थे, वोमिट हो रही थी उसलिए गए थे। तो वहां पर जाकर उन्होंने देखा, मेरे हस्बैंड ने बोला कि इनको बीपी का है। तो डॉक्टर ने मेरे हाथ पैर उठा के देखे तो बोले हर चीज बीपी से रिलेट नहीं होती, बीपी भी कई बार इंटरनल और ऑर्गन्स डिस्टर्ब होते हैं, उसकी वजह से भी होता है। तो ये हमें एक नई सीख और मिली वहां पर कि भी केवल हम लोग सब बीपी समझ लेते हैं कि बीपी की वजह से ये हो रहा है, बीपी की वजह से, ऐसा नहीं है। आपके अंदर कुछ और ऑर्गन्स भी होते हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, उसकी वजह से बीपी लो या हाई होता है। तो उन्होंने फिर तुरंत, जब क्योंकि मेरा हाथ बारी बारी गिर रहा था, तो उन्होंने तुरंत ब्रेन का MRI करा और उसमें पता लगा कि एक ग्रोथ है, 2 ग्रोथ हैं। तो फिर उस हिसाब से इलाज स्टार्ट हुआ और फिर उन्होंने पूरा पेट स्कैन कराया।
पेट स्कैन भी अपने आप में एक रेडिएशन से भरा बहुत वो है, पूरी बॉडी गर्म हो जाती है। और ख़ास तौर पे डॉक्टर्स बोलते हैं कि पेट स्कैन के बाद अपने पास किसी प्रेग्नेंट लेडीज़ और बच्चों को नहीं आने देना चाहिए। और मैं तो यही देखती हूँ, अभी अपने घर में भी मैंने देखा कि मैं तो ये कहूँगी कि अपने पास किसी को भी नहीं आने दो, क्योंकि आपकी बॉडी में इतनी रेडिएशंस हैं। उसकी वजह से मेरे हस्बैंड को 2 बारी से अब ऐसे तबीयत उनकी बहुत खराब हो जाती थी, हमें लगा ऐसे ही वीकनेस की वजह से हो रहा है। लेकिन अब की बार जब मेरा पेट स्कैन हुआ तो फिर हमने महसूस करा कि वो रेडिएशंस की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है। तो ये लोग, सब लोग भी ये ध्यान रखें प्लीज कि जब आपका पेट स्कैन होता है तो आपके अंदर बहुत सारी रेडिएशन, वो जो मेडिसिन डालते हैं तो वो दूसरों को भी हार्मफुल होती हैं। तो इसलिए आप सबसे थोड़ा सा एक दिन आइसोलेशन में रहेंगे और खूब पानी पीजिए, वॉशरूम जाइए, तो कंफर्टेबल हो जाओगे आप। और उसके बाद वो सारा प्रोसेस फिर चालू हुआ। लेकिन अब की बार ये जो कैंसर था मेरा, वो मेटास्टेटिस था। क्या आप एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज मेटास्टेटिस? हाँ, मैं वही सोच रही थी कि मैं बताऊं कि ना बताऊं, लेकिन आपने अच्छे से पूछा कि ये मेटास्टेटिस जो मेन कैंसर का सेल होता है, उसको वो टूट के अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स में स्प्रेड हो जाता है, उसको वो मेटास्टेटिस बोलते हैं। मतलब आपकी फुल बॉडी में, अब मेरे जैसा जो मेरा है वो मेरी हड्डियों के में आया है, पूरी ऊपर से लेके नीचे तक हड्डियों में, मेनली स्पाइन में ऐसे, तो उसमें आया है। और उसको कम करने के लिए ऐसे तो कीमो भी दे सकते हैं, लेकिन कीमो की 2 बार झेल चुकी थी तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी। पर डॉक्टर बोला कि मेटास्टेटिस में कीमो इतना काम नहीं करता है, लेकिन इसकी एक मेडिसिन है जो कि काफी कॉस्टली है। मैं कुछ कहती उससे पहले ही मेरे हस्बैंड और बच्चे बोले, डॉक्टर साहब आप पैसे की चिंता मत करिए, हमें मम्मी को ठीक करना है, मेरी वाइफ को ठीक करना है। तो उन्होंने फिर मेडिसिन बताई ओलापारिन, जो बहुत कॉस्टली है। अब मेरे हस्बैंड रिटायर हो गए बैंक से, मेरे हस्बैंड की पेंशन से 3 गुना महंगी है, और ब्रेन के लिए जो चल रही है, तो मतलब समझिए कि मेरा 1.5-2 लाख का तो मेरा हर मंथ का केवल मेरा खर्चा चल रहा है मेडिसिन का। हर बार जब चेकअप के लिए जाते थे तो मैं हर बार यही पूछती थी डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब कब तक खानी होगी, तो बोलते थे खानी पड़ेगी। और साथ में क्योंकि हड्डियों में मेरे मेटास्टेटिस था, तो डॉक्टर एक इंजेक्शन, कैल्शियम का इंजेक्शन लगाते थे, जो नॉर्मल ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स जो हैं 6 महीने में एक बार 60 mg देते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे हर महीने 120 mg दिया जा रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि, और फिर मेरे कीमो की वजह से सभी वेन्स बहुत पतली हो गई थी, और वो इंट्रावेनस देने के लिए उनको पैरों में से लेना पड़ता था, क्योंकि मेरे दोनों हाथों के जो लिम्फ नोड निकाल दिए थे, बायलैटरल सर्जरी हुई थी, तो उसमें हम ना कुछ प्रिक कर सकते हैं, ना मेरा हाथ से ब्लड प्रेशर लिया जाता है, पैरों से ही सब कुछ होता है। तो वो इतनी डैमेज भी हो गई थी और इतनी थिन हो गई थी कि वो उसमें से आपको प्रिक कर करके कई प्रिक के बाद आपको कोई वेन मिलती थी जिसमें लगाया जाता था। फिर डॉक्टर से जब ये लोग नहीं देख पाते थे, मेरे फैमिली मेंबर्स नहीं देख पाते थे, तो फिर उन्होंने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब ये तो मिलता नहीं है। फिर डॉक्टर बोला कि 28,000 का इंजेक्शन है, वो सबक्यूटेनियस लगाइए। मैंने कहा नहीं, इतना महंगा नहीं लगाना है। फिर इन लोगों ने मुझे गुस्सा करा कि तुम्हारे का जो प्रिकिंग होती है हम नहीं देख सकते, तुमको जो करना है तुम आंखें बंद कर लो, तुम सोच लो कि 25,000 के तुम्हारे को हमने जेवर पहना दिए हैंगे, ऐसा कुछ भी सोच लो, पर तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तो अब वो मेरे इंजेक्शंस लग रहे हैं, अब 1 साल हो जाएगा अगले, मतलब इस अक्टूबर में अब वो 1 साल हो जाएगा। उसके बाद वो 3 महीने के बाद लगेंगे। अभी मेरे को दवाई बहुत लंबे खानी है और तकलीफ होती है। शुरू में तो ऐसा था कि मैं बैठ भी नहीं पाती थी अपने आप से, सहारे के बिना। और उस वक्त मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने इतना सपोर्ट करा। रात को जैसे हस्बैंड सोते थे,
मैं करवट नहीं ले पाती थी तो वो मुझे करवट दिलाते थे, टॉयलेट के लिए लेके जाना, मतलब सब कुछ करना। इसीलिए मैं तो भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है और सपोर्ट सबका मिल रहा है, तो मैं आज इस कदर हूँ। तो आप भी अपने अपने मेंबर्स का, एक दूसरे का ख्याल रखो, और इसी में ही जॉइंट फैमिली का है। जैसे मैंने बताया कि मेडिसिन बहुत महंगी है, हम सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं, इसीलिए हम कंफर्टेबली खा पी सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है इस दौर से गुजरना। दुर्गा जी, वाकई में आपकी कहानी बहुत दर्द भरी है, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो जितना आप बोल नहीं पा रही उतना दर्द आप जो है अपने मन में फील कर रही हैं। तो आप चाहें तो पानी पी सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए। चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, हमें इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि आपने कैंसर से 3 बार लड़ाई लड़ी है और सफल हुई हैं, और अभी तीसरे मेटास्टेटिस से पिछले 1 साल से सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ रही हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि इतनी सब प्रॉब्लम के बाद भी आपकी सफलता का राज क्या है? फ्रेंड्स, मैं इतनी देर से बोले जा रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मेरा सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड मिस्टर केबी गुप्ता, इन्होंने मेरा हर पल हर मिनट पूरा सपोर्ट करा। मेरे बच्चे, तीनों बच्चे, मेरी दोनों तरफ की फैमिलीज, इन सब का, मेरी फ्रेंड, और उस टाइम पे तो आशा ने भी बहुत मेरा सपोर्ट करा। तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और साथ में मेरी सफलता का राज मैंने बताया, मेरी फैमिली तो है ही है, फैमिली और फ्रेंड्स, प्लस पॉजिटिव एटीट्यूड कि ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं कर सकती हूँ और करके दिखाऊंगी हर बार। और मैंने फुल ऑन हर एक चीज में पार्टिसिपेट भी करती थी, हर एक चीज में मेरे को अच्छा लगता था कि मैं जाके, चाहे मेरी से हिला ना जा रहा हो, फिर भी मैं डांस भी करना है, मुझे गाना भी गाना है, सब कुछ करना है का। तो ऐसा वो कहते हैं ना, जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रही, तो उसी में मन खुश हो जाता था। तो वैसे ही हम आगे बढ़ते चले गए। यहाँ पर जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रही में मेरे को एक छोटी सी कहानी है, अगर टाइम हो तो मैं सुना सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, जरूर, क्यों नहीं। जब हम मतलब जब हम छोटे थे तो ऐसे एक स्टोरी सुनी थी कि एक अंडा, एक आलू और एक कॉफी, उनको तीनों को सेम टेम्परेचर पर रखकर बॉईल करा, सेम टेम्परेचर पर बॉइलिंग करा, तो आलू सॉफ्ट हो गया, अंडा हार्ड हो गया और कॉफी अपनी खुशबू बिखेरने लगी। मैं थोड़ा कट शॉर्ट में ही सुनाती हूँ आपको। तो तब उसका मायने भी हमारे को समझाया गया, लेकिन तब इतनी समझ नहीं आई थी, क्योंकि मुझे कॉफी पसंद थी, तो इसलिए मैंने कॉफी बोला कि मुझे कॉफी चाहिए जैसा बनना है। किसी ने बोला अंडे जैसा बनना है, किसी ने बोला आलू जैसा बनना है। लेकिन अब जाके वो बात समझ आई है कि अंडा जैसे है वो अंदर से पहले नरम होता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ गई तो वो सख्त हो गया, टाइट हो गया अंदर से। और आलू एकदम टाइट होता है, वो एकदम सॉफ्ट हो गया। और कॉफी उसी टेम्परेचर के पानी में मिलकर अपनी चारों तरफ खुशबू बिखेरने लगी, यानी वो जिंदगी के साथ जीने लगी है। तो मुझे अब वो समझ आया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम सबके साथ सेम सिचुएशंस होती हैं, हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं ये हमें आना चाहिए। तो मैंने तो अपना कॉफी बन गई कि मैंने खुद को भी खुश रखना और दूसरों को भी। जियो और जीने दो। बहुत अच्छे। अब आप लास्ट में मेरे चैनल के दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, वो बहुत जरूरी है। जैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे, यानी केबी ने मुझे मेडिकल गिफ्ट दिया, फुल बॉडी मेडिकल, ऐसी हर एक स्पाउस को, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ स्पाउस को, यानी ये जेंट्स को भी हो सकता है।
मेरी फ्रेंड के हस्बैंड को हुआ है, इसलिए मुझे ये पता है। वो होते 100 में से एक हैं, पर जाने कौन हो, इसलिए सेल्फ चेकअप जरूर करें। इधर उधर नहीं भटकें, बाबाओं साधुओं के पास नहीं जाएं, सीधा अपना हॉस्पिटल में जाएं और सही ट्रीटमेंट लें और जैसा डॉक्टर कहता है वैसे फॉलो अप करें। दूसरा, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड कि मैं हर कुछ कर सकती हूँ, और एक ऊपर वाले पे विश्वास रखना। यहाँ पर मैं फिर एक छोटी सी किस्सा सुनाना चाहूंगी, शायद वो सच में है। मेरे हस्बैंड ने ही मुझे बताया था कि एक आदमी की ये 5 उंगलियां वो डैमेज हो गई थी, तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि तो अब काटनी पड़ेंगी। उसने बोला नहीं, मैं नहीं काटने दूंगा। और वो घर आया और हर एक वो उसने एक टाइम फिक्स कर लिया और भगवान से बोलने लगा कि भगवान आओ, मेरा ऑपरेशन करो और मुझे ठीक करो। तो हर रोज एक उंगली का ऑपरेशन होता था, वो पूरी प्रॉपर बैंडेज लगाता और वो करता। इस तरह से उसके 5 उंगलियों का ऑपरेशन हुआ और उसने ये मान लिया कि मेरा हाथ एकदम ठीक हो गया है। और रियली में 45 डेज के बाद उसने 2.5 किलो का उसी हाथ से वेट उठाया। जहां डॉक्टरों ने बोल दिया था कि इसका ये हाथ काम नहीं करेगा, वो बात मेरे मन में दिमाग में बैठ गई। और मैं अब भगवान जी को, मतलब जब हॉस्पिटल से आई, पिछले दशहरे में हॉस्पिटल से एक दिन पहले आई, तो दशहरे वाले दिन इन्होंने बताया था, तो मैंने अगले दिन ही सोचा कि भगवान जी आप मेरे पास सुबह 4 से 5, क्योंकि दैट इज अमृत वेला, हम हिंदुओं में अमृत वेला बोलते हैं ना उसको, 4 से 5 का जो टाइम है, आप मेरे पास आएंगे, आप मेरे ब्रेन को ठीक करेंगे, क्योंकि डॉक्टर ने 15 दिन के बाद ब्रेन का MRI करने को बोला था। तो मेरे ब्रेन को ठीक करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे एक एक पार्ट्स पे जाएंगे। तो और रियली में मैंने फील भी करा भगवान को अपने पास। मैंने कहा आप पूरी कायनात के साथ आइए और पूरी सृष्टि के साथ उसकी जो भी ऊर्जा है वो मुझ पर अपना बरसाइए, अमृत प्यार बरसाइए। और जब हमारा 15 दिन के बाद मेरा MRI हुआ, तो डॉक्टर ने खुद बोला ये तो मिरेकल हो गया है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी शक्ति को मानते हो, उसके ऊपर पूरा विश्वास रख के, और जिंदगी की आप कोई भी लड़ाई लड़ सकते हो, कैंसर नहीं, कोई भी लड़ाई लड़ सकते हो। बस इतना ही मेरा मैसेज है। और साथ में एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहूंगी, क्योंकि मेरा जिंदगी का मोटो है कि मुस्कुराते रहो और दूसरों को भी मुस्कुराने को मोटिवेट करो। तो मैंने एक मुस्कान फाउंडेशन लॉन्च करने वाली हूँ, जिसमें कोई भी, खास तौर पे पेशेंट्स के जो फैमिली मेंबर्स हैं ना, वो बहुत ज्यादा डिप्रेस रहते हैं, क्योंकि अब कोकिलाबेन में जाती हूँ तो मेरे को देखने को मिलता है। तो कोई भी उसमें उनका जो अंदर की फीलिंग्स जो हैं वो शेयर करेंगे, कुछ आर्ट थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, कोई गार्डनिंग, कुछ जो भी उनका मन करता है, जो मन करे वो आके बोल सकते हैं, सीख सकते हैं नई नई चीजें। अभी उसको मैं बाद में डिटेल में बताऊंगी, बस आज मैं ये बता रही हूँ कि जो भी जुड़ना चाहे तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और फोन नंबर लिख के मैं उनको खुद कॉन्टेक्ट कर। थैंक यू मृदुलिका जी, आपने बहुत ही बोल्डनेस दिखाई है, क्योंकि मुझे मालूम है पर्सनली कि आप कितने टफ दौर से गुजरी हैं, और ये इंटरव्यू के लिए भी आप बड़ी मुश्किल से तैयार हुई हैं, और मैं आपके अंदर की मनस्थिति भी जान सकता हूं। लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि जो लोग भी इस इंटरव्यू को देखेंगे, सुनेंगे, उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, नॉलेज भी बढ़ेगी, बीमारी से लड़ने की हिम्मत भी आएगी और उनको मोटिवेशन मिलेगी। आपका बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू। Namaste. Friends, hope you like this video. If yes, then please press like and share button and subscribe to my channel. Please don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. Thank you.